साथियों, अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन की समाप्ति हुई। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी ऐश भी की, लोगों ने विरोध भी किया। खैर, मैं उनकी बातें करने के लिए आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ। वहाँ पे एक खास तरह की बीमारी जिसका नाम इन्होंने एक्स डिजीज दिया, उस पर चर्चा हुई। एक्स डिजीज इसलिए कि इन्हें पता नहीं कि उसका नाम क्या दे, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। यह तकरीबन उसी तर्ज पे है जैसे 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया था, पूरे विश्व में हिला के चला गया। भारत में भी 44 लाख लोग मरे थे। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी। जी हाँ, एक नए तरह के वायरस की होने की खबर मिली है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वह क्या सुनते हैं? कहते हैं कि एंसेंट वायरस है, यानी आजकल के नहीं। कोरोना वायरस हाल फिलहाल में या तो लेबोरेटरी में बनाए हो या किसी कारणवश वो उपज हो गए। वह प्राचीन वायरस नहीं थे और ये जमे हुए हैं, जिसका नाम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। जैसे आर्कटिक में, साइबेरिया में और कई जगह तह में है, नीचे में दबे हुए हैं। और यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ और वह वहाँ से उनको यदि हवा मिली, ऑक्सीजन मिला, गर्मी मिला, वो फूट गए, वहाँ से निकल गए, तो फिर एक भयानक पूरे पृथ्वी भर में एक और तरह की महामारी आएगी जिससे हमें बचना मुश्किल होगा। ये परमाफ्रॉस्ट है क्या? हिंदी में कहते हैं स्थायी तुषार, जो भी मतलब हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि जहां मिट्टी कई वर्षों से कम 2 वर्षों से अधिक समय तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहा है, जिसके कारण वह जम सा गया, परत सा है, पृथ्वी के जो ऊपर की धरातल उससे नीचे में दबी पड़ी है, और जिसके कारण वो इतना कठोर हो गया है कि वो पत्थर की तरह हो गया है। आपको उसको तोड़ने के लिए उसमें ड्रिलिंग मशीन लगाना पड़ेगा या बारूदों का विस्फोट करना होगा। जो भी कारण, उसके हम भौतिक कारणों में नहीं जाए। और जब दुनिया में जीव का विकास होना शुरू हुआ था समुद्र और पृथ्वी के किनारे पे, तो उसमें जीवाणु थे और वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकते थे, जो कि कई ऐसे जगहों में ठंड में होने के कारण दब से गए, बन से गए। और यदि उन्हें सही वातावरण मिला, जैसे तापमान मिला, हवा में ऑक्सीजन मिला और पृथ्वी के तह में जहाँ फंसे उससे बाहर निकल गए, तो बाहर निकल सकते हैं बड़ी तेजी से। उनमें प्राण स्थापना अपने आप हो जाएगी। उसके लिए किसी गॉड की जरूरत ना पड़ेगी, ना ही किसी इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी, ना किसी वैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी, यदि ये परिस्थिति आ जाए तो। और उसके बाद से यही वैज्ञानिकों ने दिया है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी की गर्मी बढ़ती रही इसी रफ्तार से जैसे आज में हो रहा है, तो हम उस तरह की स्थिति का सामना करेंगे जिसमें 3rd वर्ल्ड वॉर हो ना हो, एटॉमिक वॉर हो ना हो, हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर यह चीज़ है क्या, बताता हूँ आपको। यदि यह लग रहा होगा कि मैं वैज्ञानिक कहानियाँ बना रहा हूँ, काल्पनिक कहानियाँ बता रहा हूँ, यानी साइंस फिक्शन का हिस्सा कर रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ हमें मिला है। 2003 में, जी हाँ, काफ़ी पहले की बात है, काफ़ी बैक्टीरिया पाए गए थे। एक सैंपल कलेक्शन किया गया था गहराई से, जहाँ वो आइस कोर है, इतना बर्फ है, ड्रिलिंग के बाद। और कहाँ मिला? क्विंघाई तिब्बतन प्लेटू यानी पठार से। और पाया गया अन्वेषण के बाद कि यह तकरीबन 750,000 वर्ष पुराना बैक्टीरिया वहाँ है। वह जीवित भी है, जीवित नहीं भी है। जी, 2024 में इसे जॉम्बी कहते हैं। यह पाया गया था जॉम्बी वायरस ओल्ड साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में। 30 साल पुराना वहाँ से सैंपल मिला, जो उसके अन्वेषण के बाद, खोज के बाद पता चला। 2016 में एंथ्रैक्स ब्रेक हुआ था। एंथ्रैक्स नामक बीमारी होगी, सुना होगा आपने, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उसमें एक तरह की खास तरह की बैसिलस एंथ्रैक्स होती है पश्चिमी साइबेरिया में, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहीं से कुछ मात्रा में ये लोग निकले थे परमाफ्रॉस्ट से। कुछ वर्ष पहले किसी कारणवश वहाँ से रिलीज हो गए थे। हाल फिलहाल में आर्कटिक रीजन में मिले हैं और ग्रीनलैंड, अलास्का में भी होने की संभावना है। एक अनुमान के हिसाब से वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि पृथ्वी के गर्भ में जहाँ ठंड है, जिन जगहों के मैंने नाम लिए, वहाँ तकरीबन 4 सेक्स्ट्रा ट्रिलियन
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो जो हमारी आंख से नजर नहीं आती, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, वो भी एडवांस माइक्रोस्कोप से। उस तरह के ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु जो इसमें प्राण है नहीं भी है, वो पाए गए हैं। यानी ये कितने होंगे इसका अनुमान ये लगाएं कि यदि 4 के बाद अब 2 शून्य दाहिने तरफ लगाए अपने, तो 400 होगा, 3 लगाएं तो 4000 होगा। इसमें 21 बार लगाना पड़ेगा। अब जितनी भी मात्रा में छोड़ दीजिए, बहुत भयानक है। 1 ट्रिलियन का मतलब 1 खरब होता है। और ये पृथ्वी पे फैलेंगे ही नहीं, केवल ये 6 ट्रिलियन ही नहीं होंगे, ये आपस में फिर और भी बढ़ेंगे। इनका उत्पादन भी अंदरूनी तरीके से होगा, भयानक रूप से होगा। फिर हम रहे ना रहे क्या होगा उसकी बात अलग है। और यही चीज है जिसका वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों के चेतावनी पे कौन ध्यान देता? आजकल तो हम लूट खसोट में लगे हुए, या तो लूट रहे हैं या लूट रहे हैं। हमारे सुनने वालों में लूटने वाले शायद ही हैं। तो खैर, यह क्यों हो सकता है? यह ग्लोबल वार्मिंग आखिर चीज क्या है? अब इसके बारे में हल्का सा बताता हूँ। दुनिया भर में एक खास टेम्परेचर होता था। गर्मी, जाड़ा, बरसात को मिला लें, अन्य अन्य क्षेत्रों को मिला लें, ध्रुव पर चल जाए तो कम था। हमारे देश में है, भारत में है तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल क्रांति हुई थी, उसके पहले तक एक खास एक आधार बनता था। उसके बाद से टेम्परेचर बड़ी तेजी से बढ़ा, क्योंकि भाप से इंजन बना। उसके बाद से तो बहुत चीज़ बन गए, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और आजकल खासकर युद्ध लगता है कि हर कोने में हो रहा है, और जहाँ पर 1-2 केजी नहीं, हजारों किलो टन्स बारूद फोड़े जा रहे हैं। आकाश में हो, धरती पे हो, पानी के अंदर में हो, समुद्र में, हर जगह तोड़े जा रहे हैं। और इंडस्ट्रीज भी इतने ज़बरदस्त हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिससे सारी नदियाँ, पानी सब गंदे हो रहे हैं। और धरती के नीचे में जो भी है, कोयला हो, गैस हो, वो सब निकाल रहे हैं। कार्बन के जलाने से जो हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हमारी कोशिश है, एक वैज्ञानिक अवधारणा के हिसाब से, खोज के हिसाब से यह है, हमारी मतलब मैं पूरे मानव समाज की बात कर रहा हूँ, कि अच्छा बाय द वे, ये प्री इंडस्ट्रीज के बाद से वैज्ञानिकों ने कहा है कि 1850 से 1900 तक का ले। उस समय का जो भी हमारे पास आंकड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा सही है। और यह 2015 में एक मीटिंग हुई थी, पेरिस समिट कहते हैं, जिसमें 195 सदस्यों ने भाग लिया था इसी विषय पर, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में, वातावरण के बारे में, कि कैसे रोका जाए। और यदि यह इसी रफ्तार से बढ़ा रहा तो इस तरह की स्थिति आएगी कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आज मैं अपने कमरे में ऑफिस में बैठा हूँ, और यहाँ टेम्परेचर, गर्मी के दिन में भी तो ठंड है, टेम्परेचर यदि 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एसी का काम करना थोड़ा कम हो जाता है। उतनी ठंडक नहीं पहुंचा पाती, खास एडवांस एयर कंडीशनर ना होता। 52-53 होने के बाद एसी काम करना बंद करता है। 56 आते आते तक हमने देखा है हर साल यूरोप में और दक्षिणी अमेरिका में और अमेरिका में भी, जहाँ टेम्परेचर 60 से भी अधिक बढ़ गया। जी हाँ, उन देशों में ज़्यादा बढ़े हैं। तो एसी तो भूल ही जाइए, आपका फ्रिज वगैरह भी काम नहीं करते। समुद्र किनारे जाइए, भयानक स्थिति है। और इस तरह की स्थिति में हम वैसा मरना शुरू होते हैं, लोग मरे, सामान्य लू लगना नहीं है। और यह सामान्य टेम्परेचर हो जाए तो पक्षियों को छोड़ दीजिए, हम भी नहीं बचेंगे। और यह स्थिति तब आएगी कि 2100 तक, आज है जो भी बनता है करीब 60-70 साल तक स्थिति में, यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल टाइम से टेम्परेचर आगे बढ़ गया, मान लीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उसमें मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर 30 था, यदि 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 31.5 से बढ़ जाता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, ये भारी मात्रा में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे विश्व भर में काफ़ी भारी मात्रा में तबाही तो अभी नज़र आ रहा है। और उसी के लिए दुनिया के तथाकथित बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं कि भाई तुम गैस का एमिशन करना बंद करो, तुम कोयले के उत्पादन और उसका उपयोग करना बंद करो, पेट्रोल डीजल का बंद करो। पिछले बार जो सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया था कि 2030 तक हम कोयले का उत्पादन आधा कर दें, और कोशिश इस तरह होगी कि 2050 तक हम बिल्कुल खत्म कर दें। बड़े बड़े लोगों ने भाषण दिए। उसका विरोध करने वाले में, खत्म करने वाले नहीं, उन्होंने कहा कि हम कम करने की कोशिश करेंगे। और सोचिए कि लोगों ने इस प्रस्ताव को खारिज किया। चीन नंबर 1, भले ही आप उसको दुश्मन माने, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, और तीसरा भारत। कारण
हम दोनों देश से यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत कोयले का उत्पादन और बेचने में नंबर 1 है, चीन उनको खरीदने में नंबर 1 है। हमने उसका सत्यानाश कर दिया। और उस एक भाषण में हमारे प्रधानमंत्री ने जाके बोला कि 2075 तक हम इसको खत्म कर देंगे। भैया बात चल रही 2030 की, सारे के सारे अकबक होकर देख रहे हैं। खैर छोड़िए। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि ग्लोबल वार्मिंग से केवल टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इस तरह के वायरस पैदा हो रहे हैं जिससे कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप न्यूक्लियर बॉम्ब से 3rd वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल करें और बर्बाद करें दुनिया को, या वातावरण को उस स्थिति में जाने दें, या ये इस तरह के वायरस जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। जी हाँ, यह साइंटिफिक फिक्शन का नहीं है, मैं उदाहरण दे चुका हूं, यह सच्चाई है। तो एक ही रास्ता है, और वह काल्पनिक नहीं है, वह सही है कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके मालिक हम मेहनतकश आवाम बने। मजदूर, किसान और जितने बेरोजगार युवक, ये आगे हैं। यदि आपको लगता है कि यह अंतिम बात काल्पनिक है तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप जहां मर रहे हैं वैसे ही मरते रहें, और मरने के बाद से बता दूं, जैसे मैं मर जाऊं तो मेरा अस्तित्व केवल उन लोगों के लिए बचता है जो मुझे जानते हैं। मेरे लिए अस्तित्व नहीं बनता, मैं कुछ नहीं जानूंगा कि क्या था नहीं था, वो खत्म, टाटा बाय बाय। जी हां, लेकिन यदि सही में हम इस चीज को समझें, केवल हम रोजगार के लिए नहीं, वो तो है ही है, उसकी जरूरत है कि हम एक इंसान की तरह जी सके। सही रोजगार, एक ऐसा रोजगार नहीं कि सड़क के किनारे जिस दिन काम किया दूसरे घरों में जाकर काम कर रहे हैं, वो नहीं। उस दिन पैसा मिला जिस दिन काम किया तो नहीं मिला, ताकि मैं अपने बच्चों को एक वैज्ञानिक शिक्षा दे सके, सड़क पर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। यदि बीमार पड़े तो एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखा सके, एक अच्छे घर में रह सकें, और दूसरे हमें इस रूप में ना प्रताड़ित करें कि मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, किस तरह घर में रहूं, कहां घूमूं, क्या बोलूं, क्या सोचूं। नहीं, सही में स्वतंत्रता यदि होती है तो वही आधार है, और इस दुनिया को मानव समाज के बचाने के लिए एकमात्र वही रास्ता है कि हम एक हों। और इसको सोचना ही नहीं पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। और आपको लगता है फिर भी बकवास है तो फिर बात दूसरी है, और हमारे साथ हैं तो इनकलाब। जी हाँ, धन्यवाद।